Good morning, students. Our next topic is static and dynamic system. Static system क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जिसके अंदर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम नॉट मूव फ्रॉम वन माइक्रोस्टेट टू द अदर माइक्रोस्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल काजेस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में मूव नहीं करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल काजेस के। इसका मतलब जो पार्टिकल जहाँ सेट हो गया वो पार्टिकल वहीं पे रहता है। ऐसे सिस्टम को हम स्टैटिक सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब उन पार्टिकल्स की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, कंपार्टमेंट्स के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर वो पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम डू नॉट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज और काजेस, हाउएवर द चेंज इज पॉसिबल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज। कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज पॉसिबल तो है, लेकिन वो सिस्टम चेंज नहीं करता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज। ठीक है, ऐसा सिस्टम मतलब वो अपनी उसी स्टेट में रहता है, उस सिस्टम को बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। एक दूसरा टाइप है डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम क्या है? इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कैन मूव फ्रॉम वन माइक्रोस्टेट टू द अदर, अगर एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई कॉइन है और उस कॉइन को हमने टॉस किया, तो अगर उस पर हेड जो है वो अपर फेस पे आ गया, तो जब तक हम उस कॉइन को नहीं उठाते हैं तब तक वो हेड ही रहेगा, है ना। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, अगर वो चेंज हो जाती तो ऐसा होता, मतलब जैसे गैसेस का कोई भी पार्टिकल्स ले लेते हैं जो मूविंग पार्टिकल्स हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो डायनेमिक सिस्टम के अगर आप एग्जांपल देखें तो अगर वो पार्टिकल्स अपन लेते हैं किसी टाइम पे उसकी पोजीशन जो है वो कुछ और है और समथिंग कुछ टाइम बाद ही जो पोजीशंस होगी पार्टिकल की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम आता है डायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इन ए डायनेमिक सिस्टम द पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन एंड कोलाइड करते हैं विद वन अनदर कंटिन्यूसली व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज। जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डिक्रीज करती है रैपिडली। ठीक है, तो ज़्यादातर जो टाइम है वो किस में रहता है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में ही रहता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज हाईली इम्प्रोबेबल फॉर ए डायनेमिक सिस्टम। जब सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो इट टेंड्स अगेन टू गो टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। अगर आप उसको डेविएट कर दें तो वो अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब वो जो स्टेट है वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। हैंस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बिहेव एज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी उस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर स्पेंड करेगा। तो जो ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है वही उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है किसी भी डायनेमिक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। इसके अंदर क्या कहता है कि अगर आप एन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करें के कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, इससे पहले भी अपन ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया था, लेकिन उसमें क्या था, जो कंपार्टमेंट थे वो इक्वल साइज़ के थे, लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं अनइक्वल साइज़, कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज़। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ स्पेस इनटू सेल्स। आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस पूरे स्पेस को शेल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, पार्टिकल्स को उन शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ शेल एंड डिवीजन ऑफ कंपार्टमेंट्स इनटू सेल्स। कंसेप्ट ऑफ सेल को देखने से एक बार, और फिर कंपार्टमेंट को अपन सेल में डिवाइड कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्या कहता है कि पहले जब अपन ने अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को के कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने इक्वल साइज़ के कंपार्टमेंट यूज़ किए थे। अब अपन यूज़ कर रहे हैं अनइक्वल साइज़ कंपार्टमेंट्स। वी शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ए सेल। सेल का सिग्निफिकेंस देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे एज हियर द कंपार्टमेंट्स आर ऑफ एन इनइक्वल साइज, देयरफॉर ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल गोइंग इनटू ए पर्टिकुलर कंपार्टमेंट इज़ नॉट सेम ना, क्योंकि साइज़ इक्वल नहीं है, इसीलिए पार्टिकल की किसी भी कंपार्टमेंट में जाने की जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ ए सेल। तो शेल को लेते हैं आप इक्वल साइज़ की, तो हर कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी,
number of small size compartment, but size of each sub compartment is the same and these are named as shell. इन्हीं को अपन नाम देंगे shells. ठीक है. सेल की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ईच शेल ऑफ द सेम साइज. सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक है, द साइज ऑफ द सेल इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ कंपार्टमेंट की बजाय शेल का साइज बहुत ही छोटा होगा. ठीक है. और बहुत सारी शेल्स होंगी किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर. तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेल विच आर टेकन एज हैविंग इक्वल साइज, ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी इन एनी शेल इज सेम. जनरल आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम. आप कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं किसी भी बॉक्स के अंदर. ठीक है. और उस बॉक्स को आप कई कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. ये कंपार्टमेंट के साइज़ इक्वल्स नहीं हैं, डिफरेंट साइज़ के. ठीक है. अब हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर. मान लीजिए फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स हैं N1, सेकंड में N2, थर्ड में N3, लास्ट में Nk में kth कंपार्टमेंट में Nk नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. लेकिन जो कंस्टेंट है वो यूज़ करते हैं सम ऑफ. इस पर जो कंस्टेंट यूज़ किया है वो ये कि जो टोटल सम ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ऑल कंपार्टमेंट विल बी equals to the total number of particle, है ना. N1 plus N2 plus N3 plus Nk is equal to N. Total number of ways in which n distinguishable particle can be arranged among themselves is n factorial. तो n distinguishable particle को अरेंज करने के कितने तरीके हैं among themselves? n factorial. Therefore n particle first compartment में can be arranged among themselves in n1 factorial, which are meaningless arrangements as no new arrangement is formed, ना. क्योंकि सारे के सारे वही पार्टिकल्स आपके क्या आ रहे हैं, पहले कंपार्टमेंट में आ रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली जो N2 पार्टिकल होंगे सेकंड कंपार्टमेंट में, उनको अरेंज करेंगे N2 फैक्टोरियल टाइप से, है ना. एंड सो ऑन. तो जो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट हो जाएंगी इन सभी की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, Nk फैक्टोरियल. इट मीन्स ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स में हैं. तो आप इनको एक कैपिटल साइन, दिस इज़ मल्टीप्लीकेशन. So I raised to 1 to power I varies from 1 to k ni factorial. जो ये पाई स्टैंड करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टोरियल्स. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किससे करोगे, मीनिंगफुल अरेंजमेंट इंटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट. टोटल अरेंजमेंट n फैक्टोरियल है. मीनिंगफुल का मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है, और मीनिंगलेस जो अपन ने ये निकाल ली है. तो यहाँ से आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये इसके नीचे चला जाएगा. तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ni's फैक्टोरियल. ठीक है. तो ये था जनरल आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम. अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स बाय डिवीजन ऑफ स्पेस इनटू शेल्स. अब ये तो सिर्फ कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था. अभी आप क्या करते हैं, कंपार्टमेंट को शेल में डिवाइड कर देते हैं और शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. तो लेट अस कंसीडर दैट ईच पार्टिकल इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल साइज स्मॉल सेल्स. तो प्रत्येक कंपार्टमेंट को हमने स्मॉल साइज़ के अंदर स्मॉल साइज़ की शेल्स में डिवाइड कर लिया. अब मान लेते हैं G1 सेल. फर्स्ट कंपार्टमेंट में G1 सेल बना दी, सेकंड कंपार्टमेंट में G2 सेल, थर्ड कंपार्टमेंट में G3 शेल और kth कंपार्टमेंट में G के शेल्स हैं. और फर्स्ट कंपार्टमेंट सेकंड टोटल नंबर ऑफ शेल्स, कैपिटल Z is total number of shells. C is equal to sum of all these shells, G1 plus G2 plus G3 plus Gk. So all the shells are of same size. Therefore, particles in a given compartment has equally priori probability of occupying any of the cell. है ना. तो क्योंकि सेल का साइज तो सेम है ना, तो इसका मतलब प्रत्येक पार्टिकल की किसी भी शेल में जाने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, सेम होगी. द नंबर ऑफ वेज जितनी बार N1 पार्टिकल्स आर अरेंज इन G1 सेल्स विल बी G1 की पावर N1. क्योंकि ये क्या है, इतनी शेल हैं आपके फर्स्ट कंपार्टमेंट में और N1 पार्टिकल को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जैसे अपन ने पहले वो किया था कि भाई आप n पार्टिकल्स को दो कंपार्टमेंट डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर n हो जाता है ना. तो यहाँ पे N1 पार्टिकल को G1 सेल में डिवाइड करें तो G1 की पावर N1 हो जाएगा. इसी टाइप से G2 पार्टिकल
G2 शेल के अंदर N2 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो G2 की पावर N2 हो जाएगा। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज इन विच N1 पार्टिकल्स कैन बी अरेंज इन G1 सेल, N2 पार्टिकल इन G2 सेल एंड सो ऑन। तो जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज हो जाएंगे वो G1 की पावर N1, G2 की पावर N2 अप टू Gk की पावर Nk। थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट हमने लिए N1, N2, N3, Nk। इसका मतलब ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में, ये सेकंड कंपार्टमेंट में, थर्ड में, तो केथ कंपार्टमेंट में। इन दिस केस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। पीछे उसमें निकाले थे अपन, ये किसमें प्रोडक्ट में आए थे ना। तो अब बाय द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स n गिवन बाय W डैश। अब जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी आएगी सेल्स के अकॉर्डिंग, तो अपन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं W डैश N1 into Nk इज इक्वल टू n फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल। ये तो हो गए आपके कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गए फिर सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन G1 की पावर N1 into G2 की पावर है ना, और दोनों ही कंपोजिट इवेंट है, बीच में इनके भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंटू पार्टिकल्स इंटू द सेल्स। अगर आप पार्टिकल्स को सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो अपने पास W डैश वो इक्वल हो जाएगी इसके, है ना। तो ये क्या है अपने पास, अब W डैश इज Ni फैक्टोरियल Gi की पावर Ni बाई प्रोडक्ट ऑफ Ni फैक्टोरियल, है ना। इसको अपने इकट्ठा लिख लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट फॉर ए सेल इज द सेम एंड विल बी गिवन बाई, एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 बाई G की पावर n। तो G की जगह पे कैपिटल G की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस Gk की पावर n। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट in case of shells of equal size is determined by the number of microstate in the system as a particle can go into any of the cells. The number of microstate of n particles will be G की पावर n। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी माइक्रोस्टेट की, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या इनटू एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये होगा अपने पास W डैश N1 into N3 Nk बाई एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी 1 बाई G की पावर n। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी W डैश की वैल्यू अपन ऊपर जो निकाली थी ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे Ni फैक्टोरियल बाई G की पावर n Gi की पावर Ni बाई Ni फैक्टोरियल। ठीक, ये एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अपने पास दिस इक्वेशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट N1 N2 N3 Nk corresponding to distribution of n distinguishable particle in k compartments of unequal size। G1 is equal to G2 is equal to G3 equal to Gk equal to J। अगर सभी शेल्स में अगर सभी कंपार्टमेंट में इक्वल शेल्स हों तो यही डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसे हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई प्रोडक्ट ऑफ Ni फैक्टोरियल k रेज टू द पावर n ना। तो k सेल्स ऑफ इक्वल साइज, तो ये वही हो जाएगा ना कि n पार्टिकल हों, 2 सेल में हो तो 2 की पावर n हो जाता है, k सेल में होंगे तो k कंपार्टमेंट में होंगे तो k की पावर n हो जाएगा। तो दिस रिलेशन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट N1 N2 N3 Nk डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इनटू k कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, तो यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।